जय हिंद फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस स्टडीज़। और हम कर रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी। और आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। सो आइए समझते हैं सबसे पहले दैट व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। सो सेकंड पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी हुई है दैट अगर हम किसी भी प्लांट कम्युनिटी को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो जो भी उसके अंदर के जो इंडिविजुअल स्पीसीज़ हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं वहाँ के जो क्लाइमेट्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो सॉइल कंडीशंस हैं उनके हिसाब से। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो ऐसा वेजिटेशन जिसके अंदर जो प्लांट कम्युनिटी है वो अपने आप को क्या कर रही है, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशंस, उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब ओवरऑल एक लंबे टाइम के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। अब इंडिया चूँकि एक बहुत ही वास्ट एरिया प्रेजेंट है इंडिया के पास में, तो हिमालयाज़ में जो है आपका, हमें वहाँ पर टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट्स और अंडमान में हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। डेल्टिक रीजन्स में हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स देखने को, बिकॉज मैंग्रोव्स जो होंगे वो आपका जो कोस्टल रीजन्स होंगे वहाँ पर होंगे, तो वो देखने को मिलता है। राजस्थान में आपको कैक्टाई, जो थॉर्न वगैरह, थॉर्न फॉरेस्ट वगैरह हैं, वो देखने को मिलते हैं। स्क्लेरोफिल वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है राजस्थान। स्क्लेरोफिल मतलब ऐसा वेजिटेशन जो बहुत ही लो मॉइस्चर में आपका जो ग्रो करता हो, स्क्लेरोफिल। ज़ेरोफाइटिक भी जिसे कहते हैं, ज़ेरोफाइटिक। ठीक है। अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो हम करीबन 5 फॉरेस्ट यहाँ पर देखने वाले हैं इंडिया के। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड लिटरल एंड स्वैम फॉरेस्ट। सो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसी में छोटा सा हम देखेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका बेसिकली उन रीजन्स में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर रेनफॉल जो है ओवर 200 सेंटीमीटर, यानी जहाँ प्रेसिपिटेशन का मात्रा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो इससे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, 4 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया था आपका जो एरियाज़ थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो उसमें जो एरियाज़ थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल था, जैसे कि वेस्टर्न घाट, क्योंकि विंडवर्ड साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है आपका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो ये वो रीजन्स हैं इंडिया के जहाँ पर आपको हाई रेनफॉल देखने को मिलता है ओवर 200 सेंटीमीटर। तो उन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। खास बात जो रहती है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की वो ये है कि दे आर वेल स्ट्रेटिफाइड। सो स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? ये होता है बेसिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि आ, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकली। जैसे टॉप लेवल पे आपके ट्रीज रहेंगे, मिड लेवल पे आपके जो श्रब्स हैं वो आ जाएंगे, और ग्राउंड पे आपके जो ग्रास और जो हर्ब्स हैं वो आ जाएंगे। सो अगर ऐसा कोई बहुत वेल अरेंज मैनर में कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है तो उसे हम कहेंगे वेल स्ट्रेटिफाइड। तो सेम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिलेगा कि ऊपर तो आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े पेड़ मिल जाएंगे, 60 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। फिर आपको कुछ छोटे मिल जाएंगे पेड़, और फिर नीचे आपको जो है छोटी छोटी ग्रास वगैरह, हर्ब्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वेल स्ट्रेटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा। और साथ ही में काफ़ी टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज, 60 मीटर तक कई ट्रीज़ की और इससे ज़्यादा आपका हाइट हो सकती है। खास बात ये है कि चूँकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर हो रही है, तो इनको ज़रूरत नहीं है बेसिकली अपने लीव्स को शेड करने की, तो ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है उसके लिए, सदाबहार हैं ये। और इनकी स्पीसीज़ का मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, ये एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में आज से पहले भी, और चांसेस है कि आज के बाद भी पूछे जाएंगे। तो इन एग्जांपल्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट के साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत विटल हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी एवरग्रीन। नाम से ही लग रहा है सेमी, ना ये एवरग्रीन है और ना ये डेसिडियस है। ये बेसिकली ट्रांजिशन है बिटवीन डेसिडियस एंड एवरग्रीन के बीच में, दैट इज सेमी एवरग्रीन। उसके बीच में आपका ये लाई करता है। मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज। रेनफॉल जो है वो 150 से 200 के आसपास यहाँ पर होगी सेंटीमीटर। और यहाँ इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वाइट स्टार, होलोक है, केल है। फिर से मैं कह रहा हूँ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी एग्जांपल्स ही उठाएगा आपकी। नेचुरल वेजिटेशन आपका दिया हुआ है इस पूरे टेबल में, आप देख सकते हैं कहाँ पर आपको लिटरल स्वैम्प मिलेगा इस रीजन में, जो कोस्टल रीजन्स हैं।
फिर ये आपका डेसिडियस है पूरा का पूरा, ये आपका एवरग्रीन रीजन जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है, ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। विंडवर्ड साइड जो है यहाँ पर आपका डेसिडियस मिल जाए, सॉरी एवरग्रीन मिल जाएगा आपको। ये थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा इधर आपका पूरे, एंड यही सब यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें फोकस किया गया है कहाँ पर, जो गढ़वाल कुमाऊं रीजन, जो उत्तराखंड का रीजन है। ये पैराग्राफ आपसे ये कहना चाह रहा है कि इस रीजन में जो पहले ओक का जो फॉरेस्ट थे आपके, तो ओक एक हार्डवुड ट्री होता है बेसिकली। तो जो हार्डवुड ट्री थे आपके ओक के, उसको ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, पाइन के साथ में। पाइन एक सॉफ्टवुड ट्री होता है। ऐसा क्यों किया? बिकॉज उस पाइन का वो यूज़ कर रहे थे जो रेलवे लाइंस के लिए जो स्लीपर्स थे उनको बनाने के लिए जो है वो उन पाइन का यूज़ कर रहे थे। और साथ में वो क्लियर कर रहे थे उन फॉरेस्ट को किसके लिए, जो प्लांटेशन क्रॉप्स थी लाइक टी, रबर और कॉफ़ी, उन सब चीज़ों के लिए। और टिम्बर जो है वो आपका एज अ बेड इंसुलेटर, आपका इंसुलेटर ऑफ हीट है, तो घर वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ कर रहे थे। तो एक लार्ज स्केल पे आपका डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर चालू था, और साथ में जो ओक के फॉरेस्ट में रिप्लेस किया गया था पाइन के फॉरेस्ट के साथ में। तो यही चीज़ यहाँ कही गई, दैट प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट नाउ वाज रिप्लेस बाय द कमर्शियल यूज। कमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें यूज़ किया जाने लगा था। सेकंड बढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की तरफ। मोस्टली वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस। सबसे ज़्यादा अगर वाइडली स्प्रेड कोई फॉरेस्ट है इंडिया में तो वो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। रेनफॉल आपका 70 से 200 सेंटीमीटर। दो इसके पार्ट हैं आपके, वन इज़ मॉइस्ट डेसिडियस, थोड़ा ज़्यादा बारिश है 100 से 200 के पास, एंड दूसरा इज़ ड्राई बिकॉज रेनफॉल कम है 70 से 100 के बीच में। तो मॉइस्ट डेसिडियस जो होगा आपका, रीजन्स दिए हुए हैं, हिमालयाज़ है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ये सब उड़ीसा में। और ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन एग्जांपल्स को फिर से देख लीजिएगा। सेम ड्राई डेसिडियस रीजन्स दिए हुए हैं आपके, कहाँ पर आपको ये मिलने वाले हैं आपको, और यहाँ इसके एग्जांपल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तेंदू, पालास, अमलतास, बेल, खेर, एक्सलवुड, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दिया हुआ है कि जो आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं आपके, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो हायर रेनफॉल वाले रीजन्स हैं, जो नदर्न इंडियन प्लेन का जो रीजन है, वहाँ पर क्या होगा, पार्कलैंड लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। पार्कलैंड लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा खुला एरिया जहाँ पर आपको ग्रासेस भी मिल जाएं और आपको ट्री भी मिल जाए। उस खुले एरिया, उस एरिया को हम बोलेंगे पार्कलैंड लैंडस्केप, जहाँ पर आपको टीक और अदर ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। और जैसे जैसे ड्राई सीजन आएगा, यहाँ जो पेड़ है, क्योंकि डेसिडियस जो होते हैं इनके पास नहीं है उतना वाटर, जैसे जैसे ड्राई सीजन आएगा ये अपनी लीव्स को क्या करेंगे, शेड गिरा देंगे। तो वही चीज़ है, एंड दे विल विद द नेक ट्रीज, पत्तियाँ नहीं होंगी उन पेड़ों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ। तो थॉर्न नाम से ही लग रहा है वो सारे रीजन जहाँ बहुत कम रेनफॉल है, लेस देन 50 सेंटीमीटर्स। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। एंड प्लांट जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली लीफलेस ही रहेंगे मोस्टली। एंड स्क्रब वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। स्क्रब वेजिटेशन मीन्स ऐसा वेजिटेशन दैट इज डोमिनेटेड बाय श्रब्स। और श्रब्स कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, लो होते हैं, लो इन द हाइट। एक मिनट, स्क्रब वेजिटेशन यानी कि श्रब्स डोमिनेट कर रहे हैं, वुडी होंगे, साथ में लो वेजिटेशन रहेगा, ये दो चीज़ें वहाँ पर होंगी। और एक जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजरी, पालास और टसोकी ग्रास आपको देखने को मिलेगा टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज अंडर ग्रोथ। छोटी छोटी घास जो देखने को मिलेगी आपका टसोकी ग्रास 2 मीटर हाइट तक वो रहेगी। फिर आपका मोंटाने फॉरेस्ट आता है, जिसे माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में हम हिमालयाज़ के जो फॉरेस्ट है, हिमालयन रेंजेस में, उसको देखने वाले हैं। तो चूँकि हिमालयाज़ की हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो आपका इस वजह से हमें वहाँ पर ट्रॉपिकल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टुंड्रा तक आपको जो है स्पीसीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब वही एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं बेसिकली। लाइक 1500 से 1750 मीटर में आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, चिरपाइन मिलेगा, देवदार, पाइन इज़ ऑल्सो, देवदार को ही पाइन कहते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में चिनार वगैरह का जिक्र यहाँ पे है। ब्लू पाइन आपको इतनी हाइट पे मिलेगा देखने को।
और ऊपर जाएंगे तो सिल्वर फिश, जूनिपर, पाइन्स, बर्च, ये सब देखने को मिलेंगे 3 से 4 हज़ार मीटर की हाइट पे। सो ये सब चीज़ें आपने याद कर लेनी है कि कितनी हाइट पे आपको क्या मिल रहा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकता है या फिर क्वेश्चन बना के डाल सकता है आपका। आपने इनकरेक्ट वहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है, करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो आपने ये एक अपनी टेबल बना लेनी है अलग से कि कितने मीटर हाइट पे कौन कौन सी आपको स्पीसीज मिलने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है। फिर साथ में आपका यहाँ पर जिक्र किया गया है कुछ ट्राइब्स का। गुज्जर्स हैं, बकरवाल, भोटियाज एंड गद्दीज, जो ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करती हैं। सो ट्रांस ह्यूमन्स क्या है? ट्रांस ह्यूमन्स बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, विद देयर लाइफ स्टॉक, ये आपका मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर डिपेंडिंग अपॉन द सीजन्स। तो ये जो सीजनल मूवमेंट है इन ट्राइब्स का, उसको ही हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। कि जब सर्दियाँ आएंगी तो जो समर ग्रासलैंड्स, जब गर्मियाँ आएंगी तो जो समर ग्रासलैंड्स हैं हायर रीजेस में, वहाँ चले जाएंगे, और विंटर्स में ये वैलीज में उतर कर आ जाएंगे। तो ये जो सीजनल मूवमेंट हो रहा है इनका इन विद द लाइफ स्टॉक इन ट्राइब्स का, उसको हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो नोटिस करने वाला है वो ये है दैट सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयन, जैसे लाइक सपोज ये हिमालयाज़ हैं, तो एक जो नदर्न स्लोप होगा, एक सदर्न स्लोप होगा। तो जो सदर्न स्लोप है हिमालयाज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर एक थिक वेजिटेशन कवर मिलेगा। रीज़न है आपका हायर प्रेसिपिटेशन, ज़्यादा बारिश होगी। जबकि नॉर्थ फेसिंग स्लोप विंडवर्ड साइड है, रेन शेडो एरिया है, बारिश नहीं होगी, इसलिए वेजिटेशन कवर भी बहुत कम रहेगा। जबकि दूसरी साइड बहुत ही थिक वेजिटेशन कवर रहेगा, और हाई एल्टीट्यूड पे मॉस, लिचन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम, जहाँ तक मुझे याद है, टुंड्रा पे आया हुआ था कि जो टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट क्या है। तो लिचन्स जो है वो टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट है। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट को देखते हैं थोड़ा सा, जो आपके सदर्न रीजन में है। वो आपको पर्टिकुलर 3 रीजन्स में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में, विंध्यास में और नीलगिरीज में। जो नीलगिरीज में मिलेंगे उन्हें हम शोलास के नाम से जानते हैं, अनामलई, पलनली। और जो इसमें आपके इंक्लूड हैं मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना, वेटल, ये सब चीज़ें हैं। और ये सारे फॉरेस्ट आपको सतपुरा और मैकाल रेंजेस, जो एमपी का जो एरिया है, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की। सो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, सो हम यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं किसकी? मैंग्रोव्स वगैरह की बात करेंगे, यानी वो सारे फॉरेस्ट जो कि आपको कोस्टल रीजन्स जो हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं, द कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 2 साइट्स, उससे पहले मैं बात करूं तो 2 फ़रवरी 1971 को एक ट्रीटी हुई थी रामसर, ईरान के अंदर, जिसका एक मेन मोटिव था कि जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना था। उन्हें रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया और उन्हें कंजर्व करना था। सो बहुत सारी रामसर वेटलैंड साइट्स बनी, लेकिन उसी का एक टूल हुआ करता था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। यानी इसमें अगर कोई साइट आपकी चली जाती थी तो उसको फिर एक आपका एक एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत हुआ करती थी। तो जो स्टेट की गवर्नमेंट थी उसको उसे कंजर्व करना पड़ता था एट प्रायोरिटी। सो इंडिया की 2 ऐसी साइट्स थी, वन वॉज चिल्का लेक, उड़ीसा, एंड दूसरा जो था वो कैलादेव घाना नेशनल पार्क, जो भरतपुर राजस्थान में है आपका। सो ये दोनों कोई पार्ट थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। ऑल्दो उड़ीसा जो चिल्का लेक है आपका, वो ना सिर्फ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आया, बल्कि इसने एक अवार्ड भी जीता था। आगे बढ़ते हैं। तो मैंग्रोव्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है बेसिकली। तो मैंग्रोव क्या चीज़ है? ये फोटो यहाँ पर दिखाई हुई है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपकी। सो मैंग्रोव बेसिकली एक ऐसा ट्री होता है जो आपका जो कोस्टल सलाइन वाटर है वहाँ पर आपका ग्रो करता है। जैसे आपके एग्जांपल की बात करो, रिवर्स हो गई, एस्चुरीज हैं आपकी, वो हो गए आपके सी वगैरह जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन मेनली, तो वहाँ पर ये ग्रो करता है। तो ये कोस्टल सलाइन वाटर में ग्रो करेगा इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईली डेवलप इन अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबंस, और जो डेल्टा है महानदी, गोदावरी और कृष्णा के, वहाँ पर। और मैं अगर क्रोनोलॉजिकली से अरेंज करूँ मैंग्रोव को एरिया वाइज, मैंग्रोव को एक अरेंज करूँ मैं एरिया वाइज, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा एरिया वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन जो है आपका, देन गुजरात का एरिया है, और फिर आपका आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स।
ठीक है, तो ये आपका जो है क्रोनोलॉजी आपका होने वाला है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, आप उसको देख सकते हैं। खैर यहाँ तो पुराने आंकड़े दिए हुए हैं, बट जो इम्पोर्टेंट जो 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। एक जो टर्म है वो है आपका फॉरेस्ट एरिया, और एक है आपका एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। सो फॉरेस्ट एरिया एक नोटिफाइड एरिया होता है, यानी कोई भी एरिया जिसको नोटिफाई किया गया है फॉरेस्ट की तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट एरिया है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक बाउंड्री है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बता दिया, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई इस बाउंड्री के 2 सेंटीमीटर यहाँ ऐसे, ये जितना एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा। तो जितना एरिया ये है सारा क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा। लेकिन पेड़ जो है वो सिर्फ इतने एरिया में है। तो खास बात ये है कि जितना एरिया डिक्लेयर किया गया वो सारा कहलाएगा फॉरेस्ट एरिया, लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वही है जहां पर आपके सही में ट्री प्रेजेंट है, रियल जो है। फॉरेस्ट एरिया इज एरिया नोटिफाइड रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट लैंड। इस एरिया को आपने नोटिफाई कर दिया एज अ फॉरेस्ट लैंड, भले ही वहाँ फॉरेस्ट ना हो, लेकिन अगर आपने नोटिफाई किया उसे एज अ फॉरेस्ट लैंड, तो वो आपका किसका पार्ट होगा, फॉरेस्ट एरिया का पार्ट होगा। लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जहाँ पर आपका फॉरेस्ट हो, पेड़ तो हो, कैनोपी हो आपका, तो फॉर्मर यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिपेंड करता है जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं। जबकि एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया आपका जो एरियल फोटोग्राफ्स हों, सेटेलाइट इमेजरीज हों, ड्रोन से आपने कुछ रेगुलेट किया हो, मेज़र किया हो, उसके बेसिस पे रहेगा आपका। अब यहाँ थोड़े से फैक्ट दिए हुए हैं दैट लक्षद्वीप आपका जो है ऐसा यूटी है बेसिकली जहाँ पर 0% फॉरेस्ट एरिया है। लक्षद्वीप के अंदर आपका 0% फॉरेस्ट। अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं 87% है। और मोस्टली जो नॉर्थ के स्टेट्स है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो लेस देन 10% है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जैसे पंजाब और हरियाणा में तो कल्टीवेशन के लिए इन सब फॉरेस्ट को जो है कट किया गया आपका फॉर द पर्पज़ ऑफ कल्टीवेशन, वो चीज़ यहाँ दी भी हुई है। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, वहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो हर स्टेट का 30% से ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका इन द ईयर ऑफ 1952 फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी लेकर आई थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी 1952 के अंदर ये आपकी पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी। एंड इसका एम था बेसिकली कि जो एरिया है, बेसिकली जो फॉरेस्ट कवर है, उसको इंक्रीज़ करना है थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री या एडवोकेट फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड करवानी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, या हमने रिसर्च कंडक्ट करवानी है बेसिकली फॉरेस्ट्री की फील्ड में। तो ये सब चीज़ें इसका एम थी। और फर्दर इसको मॉडिफाई किया गया इन द ईयर ऑफ 1988, और कुछ एम यहाँ पर सेटअप किए गए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एम था कि कंट्री का 1/3 एरिया जो है हमने फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना है। 33% अंडर फॉरेस्ट कवर इंपॉर्टेंट था। मेंटेनिंग इन्वायरमेंट, साथ में इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को, नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है हमने, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वगैरह को, सॉइल इरोजन को रोकना है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि 1/3 एरिया को हमने लेकर आना है किसके अंदर, फॉरेस्ट कवर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है सोशल फॉरेस्ट्री का, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री देखते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है इसका सिंपली मतलब होता है बेसिकली प्रोटेक्ट करना या कंजर्व करना फॉरेस्ट को, या अफॉरेस्ट्रेशन जो है वो करना ऑन द बैरन लैंड्स, वही सोशल फॉरेस्ट्री होता है, द पर्पज़ ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर आप किसी बैरन लैंड पे पेड़ लगा रहे हैं या पेड़ कहीं कट रहे हैं, उन्हें कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट है। एंड जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है उसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री जो है उसमें क्या होगा कि आप जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो भी ट्रीज़ वगैरह हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं कहाँ पर, पब्लिक लैंड, जो सरकारी ज़मीन है, और जो आपकी खुद की ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, उस पर अगर आप ग्रो कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स में, तो वो है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री। जबकि रूरल फॉरेस्ट्री में क्या हो रहा है आपका, उसमें फिर 2 चीज़ें आती है रूरल में, एक एग्रो फॉरेस्ट्री है और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि आप ट्रीज़ वगैरह को ग्रो कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं विद देयर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। हम कई बार देखते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स आपकी होती हैं, कीकर वगैरह के पेड़ लगा दिए जाते हैं, या फिर कोई और अदर पेड़ आपके नीम तो नहीं, कोई और आपके पेड़ ऐसे लगा दिए जाते हैं क्रॉप के साथ में, उसे हम कहेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ जो है अदर ट्रीज़ को भी ग्रो किया जा रहा है। तो कंबाइंड फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर।
जो टर्म कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है वो भी पार्ट है रूरल फॉरेस्ट्री का। तो ये टर्म्स आपने याद जरूर रखनी है किस कि रूरल फॉरेस्ट्री के दो पार्ट हैं, एग्रो और कम्युनिटी। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में वही ट्रीज को रेज करना है आपने पब्लिक और कम्युनिटी लैंड पर, प्राइवेट लैंड पर नहीं, प्राइवेट लैंड नहीं, पब्लिक लैंड पर ग्रो करना है आपने। जैसे आपके टेम्पल लैंड हो गया, रोड साइड हो गए, कैनाल बैंक, रेलवे लाइन, इन सब जो आपकी एक पब्लिक लैंड, सबकी जो लैंड है उसका जो एक मेन एम है वो क्या है, बेनिफिट करना है, बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है कम्युनिटी को, वो चीज़ है। एंड थर्ड आपके सामने है वो है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि आप ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं बेसिकली ऑन द फार्म लैंड्स, यानी आप क्या कर रहे हैं, जो अभी आपके एग्रीकल्चरल लैंड है, जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स है, वहाँ पर आप इन पेड़ों को ग्रो कर रहे हैं फॉर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस, जो भी आपका कोई भी पर्पस, बेचने के लिए हो सकता है या फिर कुछ और आपके जो रीजंस हैं वो ग्रो। कई बार हम देखते हैं ये हमें काफ़ी जगह विलेजेस में मिली आपको ये देखने को, फार्म फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जो आपके प्लॉट्स होते हैं लोगों के, वहाँ पर वो कोई क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे, वो सिर्फ पेड़ वहाँ पर लगा देते हैं, तो वो किसका पार्ट है, वो फार्म फॉरेस्ट्री का पार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया को। इन द ईयर ऑफ 1972 गवर्नमेंट केम विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, और ये सारे इंडिया तक बेसिकली इम्प्लीमेंट, सारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था इसे, एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सारे इंडिया में इसे लगाया गया था। एंड इट प्रोहिबिटेड हंटिंग ऑफ एनिमल स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज की जो हंटिंग थी उसको इसने प्रोहिबिट कर दिया था। और वो कौन सी स्पीसीज थी, वो सारी स्पीसीज दैट वर लिस्टेड इन शेड्यूल, इसने शेड्यूल वाइज डिवाइड किया था स्पीसीज को, कि जो एंडेंजर्ड हैं या कुछ और खतरे हैं, उस बेसिस पे शेड्यूल 1, 2, 4 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया था एंड 4। तो वो सारी एनिमल स्पीसीज जो लिस्टेड थी इन शेड्यूल्स के अंदर, उनकी हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया था। और साथ में प्रोहिबिट कर दिया गया था कोई काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन या सेलिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्लांट किसी भी फॉरेस्ट लैंड का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लाई गई थी आपका, या मेन ऑब्जेक्टिव दिया गया है इसके, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये मैंने बात कर ही लिया। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब वो सारी स्पीसीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, सीरियस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, उस पर जो है आपका, वो आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है कहलाती हैं, चाहे वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई वो इसमें है नहीं। और इस एक्ट की फर्दर अगर मैं बात, तो इसी एक्ट के अंदर जो है आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज देख लिया हमने, ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 था, इसी एक्ट के अंदर जो है आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न इसके पीछे जो है वो ये है कि ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ मैटर्स, एपेक्स बॉडी है, जितने भी वाइल्ड लाइफ मैटर्स हैं आपके, या कोई भी आपको अप्रूवल प्रोजेक्ट चाहिए, नेशनल पार्क्स के अराउंड, सेंचुरीज जो हैं इनके अराउंड कुछ बनाना है आपने, कोई और इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई और आपके प्रोग्राम्स हैं, तो अप्रूवल कहाँ लेंगे, तो ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है यही आपको अप्रूवल पास करके देगा। खास बात, चेयरमैन जो है ना इस बॉडी का, वो कौन है, तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ी बात है। इस बॉडी की जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड जो वाइस चेयरमैन है इस बॉडी के, वो आपके जो मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट, जो अभी श्री भूपेंद्र यादव हैं, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो हैं आपके, वो आपके इसके वाइस चेयरमैन रहने वाले हैं। और साथ में इसकी मैं अगर अदर बॉडीज़ की बात करूँ जो लाई गई थी इस एक्ट के अंदर में, वो आपका एक सेंट्रल जू अथॉरिटी आया था, उसके अलावा आपका एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपका लाया गया था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये लाया गया था। तो ये इसका एक मेन एम था बेसिकली कॉम्बैट करना, जो भी ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम था हमारे देश में उसको कॉम्बैट करना। तो ये कुछ इस एक्ट के ग्लिम्स हो गए आपके। और स्पेशल स्कीम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, इनके आप एम देख सकते हैं, क्या इनके एम्स थे। एम मेनली वही कंजर्व करना था आपका जो भी स्पीसीज़ थी। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं आप, ये बेसिकली वो सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, जहाँ पर आप ना सिर्फ सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ को कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनको कर रहे हैं, एनवायरमेंटल
कंसर्न्स हैं उनकी बात करें तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर आप कर रहे हैं वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ तो खैर 18 बायोस्फीयर रिजर्व लिखा हुआ है, तो हाल फिलहाल देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा जो है आपका 18th बायोस्फीयर रिजर्व बना था लास्ट। सो यहाँ पर आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व से मेंशन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व बना था। ये आपके कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैप बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नंदा देवी, दिहांग, दिबांग, मानस, नौकरेक, सिमलीपाल। इसमें आपने करना क्या है, एक पेन कॉपी उठाइए, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए और एक इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। पेपर में दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो 4 नाम दे देगा, पंचमढ़ी, अचानक अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन बोलेगा, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, घबरा जाएंगे, नहीं हो पाएगा। सो एक टेबल, एक कॉपी पेन उठाइए और सिंपली इनको नोट करिए, ईस्ट टू वेस्ट, या ये 4 नाम दे देगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को बोल देगा। सो ये आप काम कर सकते हैं, ये नाम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा टेबल बनाकर। और यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली आप जिक्र किया गया कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स का। इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। जो शोला फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज़ हैं जैसे कि नीलगिरी ताहर है, लॉयन टेल मकाव है आपका, और सांबर चीतल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ है, एंडेमिक का मतलब ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलने वाली हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज़, जो एक रीजन से बिलोंग करती हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये लिखा भी है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड की हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन स्पीसीज़ को देख लेना है, आपने याद कर लेना है, पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आया था। सीडीएस में क्वेश्चन आया था गल्फ ऑफ मन्नार, उसमें सिर्फ आपका इतना दिया हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस आइलैंड्स, एस्चुरीज, बीचेस और ये करके, और इतना आइडेंटिफ देकर पूछा गया था कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसका आंसर होना चाहिए था गल्फ ऑफ मन्नार। सो इसी वजह से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, कौन सी स्पीसीज़ हैं, ऑर्किड्स कौन कौन से हैं, मन में ज़रूर बिठा लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल है आपका, मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे करीबन 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं यहाँ पर, चीतल डियर, बार्किंग डियर, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। सो इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, मेनली आपने चीज़ें याद रखनी है, अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाना है कि जो भी आपके फॉरेस्ट है वहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज़ मिलती हैं। फिर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स देखें, इनकी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपने देखना है। सो आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, सैंडलवुड एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सैंडलवुड मैंने बात किया था आपका डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। डेसिडियस में भी आपके 2 फॉरेस्ट थे, एक आपका मॉइस्ट डेसिडियस था और एक आपका ड्राई डेसिडियस था। तो सैंडलवुड जो था वो मॉइस्ट डेसिडियस का पार्ट था, बी इज द आंसर। सेकेंड है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। किल टाइगर्स, ऑब्वियस सी बात नहीं हो सकता, टाइगर्स इन द जू नहीं हो सकता है, मेक फिल्म्स ऑन टाइगर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। जो द फॉलोइंग स्टेट इज नंदा देवी बायोस्फीयर। अभी बात किया था हमने, जो 4 बायोस्फीयर देखे थे आपके, नंदा देवी था आपका, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार भी था और नीलगिरी था, सुंदरबन था। तो यही नंदा देवी दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स आपकी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उत्तराखंड आंसर है। हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया आर रिकग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। सो हाउ मैनी द बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम इंडिया आर रिकग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। इसको अगर इस क्वेश्चन को अगर हम प्रेजेंट में देखें, सो अभी तो जो है करीबन 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को ने रिकग्नाइज़ किया है आपका। यहाँ इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए कि ऑप्शंस पुराने हैं थोड़े से इसमें, और ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ एरिया वाज टारगेटेड टू अंडर फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। 1988 में इस पॉलिसी को अमेंड किया गया था, और मैंने कहा था कि 1/3 एरिया जो है उसका टारगेट रखा गया था कि हमें फॉरेस्ट कवर के अंडर लेकर आना है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था ये चैप्टर, ज़्यादा कुछ था नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड, 2 क्वेश्चन तो खैर हार्डली है, 1 क्वेश्चन तो पक्का इस चैप्टर से आपका बनना है, एक इस चैप्टर से और 1 चैप्टर बनेगा आपका सॉइल वाले से क्वेश्चन। सो काफ़ी ध्यान से देख लीजिएगा इस चैप्टर को, स्पीसीज़ वगैरह जो हैं। सो और जो भी आपके कुछ कमेंट्स हैं, माफ़ कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।